आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ए ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ के कुछ नोट्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब होता है? उद्योग, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ एक्टिविटी आर डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स। हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, उनको हम 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी और थर्ड होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ये 3 सेक्टर्स में हमने इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। Secondary activities are those activities which change raw material into products of more value to people। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है कि प्राइमरी सेक्टर्स जो हैं हमारी, वो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को, मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेज होती हैं, पहली नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं, उनके थ्रू जो चीज़ें ग्रो करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बनाती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। देन उसको प्रोसेस किया जाता है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को, क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल चीज़ें मीन्स कच्चा माल बनाया जाता है, रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ सेकेंडरी एक्टिविटी में उस रॉ मटेरियल को, उस कच्चे माल को यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है प्रोडक्ट्स में। रॉ मटेरियल को किस में बदल दिया जाता है? प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स में, ताकि वो इंसान के, लोगों के लाइफ में और ज़्यादा वैल्यू उसमें ऐड करे। जैसे कि अगर सिर्फ गेहूँ है तो गेहूँ का नॉर्मल इंसान क्या करेगा? जब तक कि उसको प्रोसेस करके वो आटा नहीं बना देता, तब तक उस गेहूँ का क्या काम है इंसान के लिए या पीपल के लिए? तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जब उसको वो चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, आटे में जब उसको ले आता है, तब वो है आटा जो है वो वैल्यू डाल देता है इंसान की लाइफ में, ठीक है। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उस आटे की वैल्यू इंसान के लिए बढ़ जाती है। गेहूँ की भी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आटे की उससे ज़्यादा है। अगर पिसा पिसाया आटा मिलेगा तो आप आटा लेना प्रेफर करोगे कि गेहूँ लेना प्रेफर करोगे? देखिए, पैसे की बात अलग होती है कि आपके पास क्या पैसा है, लेकिन जनरली आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो आटा लेना डायरेक्ट बिना गेहूँ लिए, तो आप प्रेफर किसको करोगे? आटे को, ठीक है, ना कि गेहूँ को, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको प्रोसेस करवाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग पहले प्रेफर किसको करेंगे? वैल्यू ज़्यादा किसकी हो जाएगी लोगों की लाइफ में? आटे की, ठीक है। इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे रेफर करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनको। दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन, जो कि कंसर्न होती है किसके? गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज के लिए प्रोविज़न बनाने के लिए, मीन्स सेवा का प्रावधान बनाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री किस चीज़ों को रेफर करती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, मीन्स हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनको, जिसके जो कि कंसर्न होती है किससे? हमारे गुड्स का जब प्रोडक्शन होता है उससे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, या वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है, या वो जो हमारी सर्विस की प्रोविज़न क्रिएट करती है, ठीक है, वो सब इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर यूज़ इन द मार्केट, वो सारे प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, मौजूद हैं यूज़ करने के लिए मार्केट के अंदर, आर फिनिश प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? फिनिश प्रोडक्ट, एंड आर द रिजल्ट ऑफ सम इंडस्ट्री, और ये किसी इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट होता है, क्योंकि उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल आता है। क्या आता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल आता है। कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर के अंदर से। देन इंडस्ट्री के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको चेंज कर दिया जाता है किसमें? फिनिश गुड्स में, ठीक है, या प्रोडक्ट्स में, फिनिश प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ताकि वो यूज़ में आ सके मार्केट में। तो ये किसी एक इंडस्ट्री का रिजल्ट होता है। तो इस डायग्राम में आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा 53.2, ठीक है, 53.2 के आसपास एग्रीकल्चर ने
पूरा लिया हुआ है। देन 11.8 जो है हमारी इंडस्ट्री सेक्टर्स ने लिया हुआ है। देन 9.6 जो है वो कंस्ट्रक्शन वाले हैं। एंड देन 25.4 जो है हमारा सर्विस सेक्टर्स हैं, ठीक है। देन आता है एग्रीकल्चर, और 15% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर लिया हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर 31% और सर्विस सेक्टर हमारा 54% लिया हुआ है। देन आता है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करना मीन्स वर्गीकरण करना। इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पे डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस है हमारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे इसको डिवाइड किया गया है। रॉ मटेरियल मीन्स हमारा होता है कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल जिसको हम कहते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। तो रॉ मटेरियल इज द बेसिक मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? एक बेसिक मटेरियल होता है यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा यूज़ किया जाता है। एनी मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम, कोई भी मटेरियल जो हम उनसे पाते हैं। आवर नेचुरल सराउंडिंग्स टू बी यूज्ड बाय एन इंडस्ट्री, जो भी हमारे नेचुरल सराउंडिंग, हमारे वातावरण के पास से जब हम किसी मटेरियल को पाते हैं, ठीक है, तो उसको यूज़ किया जाता है किसी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ अंडर दिस में भी, इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ आएंगी, जैसे वो क्या होती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। एग्रो जो है हमारा एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एग्रीकल्चर के आधारित पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग हैं, उनके बारे में ये क्या करती हैं? यूज़ एनिमल एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल। यहाँ पे वो एनिमल को और प्लांट को यूज़ करती हैं एज अ बेस अपने प्रोडक्शन के लिए। यूज़ एनिमल एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन, प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन जो होते हैं, एनिमल से रिलेटेड जो प्रोडक्शंस होती हैं, उन चीज़ों को वो रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, कपड़े का जो ऊन होता है, वो उस ऊन क्या हो गया हमारा? कॉटन क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको यूज़ करती है। डेयरी प्रोडक्ट, जानवरों से दूध, दही, तो ये सारी चीज़ें। फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग जो फूड प्रोसेस बनाती हैं, साथ ही साथ जो लेदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, कृषि आधारित उद्योग जो इंडस्ट्रीज़ हैं। क्योंकि अगर कृषि इस चीज़ों के लिए सामान नहीं उगाता है तो ये सारी चीज़ें नहीं बन पाएगी। कॉटन टेक्सटाइल को अगर कॉटन नहीं मिलता है तो वो क्या कॉटन टेक्सटाइल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। अगर डेयरी प्रोडक्ट के लिए दूध ही ना मिले तो क्या होगा? वो डेयरी प्रोडक्ट चलेगा या डेयरी इंडस्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। फूड प्रोसेस करने के लिए फूड का सामान ना मिले, रॉ मटेरियल ना मिले तो कैसे होगा? तो ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। देन आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मीन्स जो हमारी खनिज होती है उस पर डिपेंड होने वाली जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं। इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ये क्या है? एक प्राइमरी इंडस्ट्री है दैट यूज़ अ मिनरल, जो हमारे मिनरल ओर्स को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये क्या करती हैं? हमारे जो भी मिनरल ओर्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह यूज़ करती हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन किससे बनता है? आयरन ओर से। इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और ये एक प्रोडक्ट होता है जो हमारे खनिज आधारित उद्योगों का एक भाग होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो उद्योग होगा, सच एज अ हैवी मशीनरी, जो बड़े बड़े हैवी मशीन बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, यूज़ आयरन एज अ रॉ मटेरियल। वो बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली, बिल्डिंग बनाने वाले, जो भी ऐसे बनाने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं? आयरन को एज अ रॉ मटेरियल, एज अ कच्चा माल यूज़ करती हैं। देन हमारा तीसरा होता है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, हमारे रॉ मटेरियल के बेसिस पे तीसरा आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, समुद्री आधारित उद्योग, ठीक है, जो कि हमारे समुद्र पे डिपेंड करता है। यूजेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी, ये क्या करता है? जो हमारे सी, ओशियन
इन सब जगह से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उसको वो रॉ मटेरियल कच्चा माल की तरह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आर इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस सी फूड और मैन्युफैक्चर फिश ऑयल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो इंडस्ट्रीज जो प्रोसेस करती है सी फूड्स वगैरह, ठीक है, जो समुद्र में पाए जाने वाले जानवर होते हैं उनको आप अगर देखोगे तो वो लोग कुछ केमिकल्स डाल के उसको स्टोर फूड बनाते हैं ना, तो वो सी फूड्स वगैरह बनाती हैं ऐसी कंपनियां, या फिर फिश ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। वो ये दोनों एग्जांपल हैं हमारे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के। देन आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वन आधारित उद्योग, यूटिलाइजेस फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल, मीन जो भी फॉरेस्ट से चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको एक कच्चा माल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल वो इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट लाइक पल्प, जो फॉरेस्ट से जो एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि पल्प, पेपर, पैरामेडिकल्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। जैसे कि अगर आपको पेपर चाहिए, पेपर बनाना है, पल्प चाहिए, उसके बाद पैरामेडिकल्स मीन्स दवा वगैरह में बहुत सारी ऐसे पेड़ें होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जड़ का यूज़ किया जाता है, उनकी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। फर्नीचर्स के लिए लकड़ियों का यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट का, बिल्डिंग्स के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है डिपेंड करती है किस पे, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट के प्रोड्यूस जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको एज अ रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज़ करती है, ठीक है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन अवर इज साइज ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के साइज पे कैसे क्लासीफाई किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने अभी कच्चे माल पे उसको क्लासीफाई किया था, अब हम उसकी साइज पे। साइज रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे ये साइज रेफर कर रहा है कि कितने अमाउंट का आप संपत्ति लगाते हो या कैपिटल लगाते हो, या आपने उस पर कितना कैपिटल, कितनी संपत्ति इन्वेस्ट की है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ पीपल आपने एम्प्लॉयड किए हैं वहाँ पे, कितने लोगों को आपने काम पे रखा है। एंड द वॉल्यूम प्रोडक्शन, या फिर कितना आप वहाँ पे प्रोडक्शन करते हो। ये इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइंस में भी, जो भी इंडस्ट्रीज हमारी बेस्ड होती है साइज पे, वो में भी क्या होगी, या तो वो एक होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीन्स छोटे पैमाने पे चलने वाली जो भी उद्योग होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं बाय हैंड, हाथों का यूज़ करके, या हैंड वर्क जिसको कहते हैं। इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड्स करती हैं, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। कॉटेज वगैरह पे जाइए आप, ठीक है, कुटीर और या फिर घरेलू उद्योग, ठीक है। दीज इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। इस तरह की जो भी उद्योग होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, कम अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करती है, वहाँ पे लेसर अमाउंट का जो है हमारा संपत्ति लगता है, और थोड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बास्केट वीविंग, जैसे जहाँ पे बास्केट बनाया जाता है, बुना जाता है। पॉटरी, जहाँ पे वो बनाया जाता है, मिट्टी का घड़ा वगैरह, ये सब। एंड अदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और जो और भी हमारी हाथों से बनाए जाने वाले क्राफ्ट्स हैं, वैसी इंडस्ट्रीज। इन इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिव्स एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल मीन्स छोटे पैमाने पे जो भी उद्योग होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट देती हैं टू अराउंड 35% ऑफ पॉपुलेशन। सोचिए, छोटे पैमाने की जो इंडस्ट्रीज है वो 35% हमारे जनसंख्या के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली एग्जिस्ट इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप वर्ल्ड। स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने की जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो क्या, जहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे होती है ज़्यादातर, वो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप हो रही हैं, या फिर जो हमारी डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, डेवलप भी नहीं है। जो डेवलप्ड होता है वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होता है, ये अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग इंडस्ट्री है, कंट्री है, उसमें ही हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। देन नेक्स्ट हमारा साइज पे है, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पे चलने वाले जो उद्योग होते हैं उनके बारे में।
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। बड़े पैमाने पे चलने वाली जो भी उद्योग होती है वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो भी वहाँ पे वो संपत्ति इन्वेस्ट करते हैं, इज़ हायर एंड टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर। वो क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल लगाया जाता है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी जो है वो काफ़ी सुपीरियर होती है। ठीक है, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर हैवी मशीनरी का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे हमारे जो भी इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में कैपिटल भी लगेगा और अच्छी से अच्छी बेहतर जो है हमारी टेक्नोलॉजी भी यूज़ होगी। हैज़ ऑटोमेटेड प्रोडक्शन एंड इस कैपिटल एंड मैन पावर इंटेंसिव रिक्वायर्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। जो कि यहाँ पे ऑटोमेटेड होता है प्रोडक्शन, मीन्स कि ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होता है। एंड इस कैपिटल एंड मैन पावर, जो वहाँ का कैपिटल, जो भी संपत्ति होती है, और जो मैन पावर, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो क्या होता है, उनके लिए इंटेंसिव रिक्वायर होता है। बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाए किस पे, प्लांट और मशीनरी के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है ना। तो अगर आप उस पर अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करोगे, हर चीज़ अपडेट नहीं रहेगा कि मशीन ठीक से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया गेव अ एम्फेसिस टू दीज सेक्टर फॉर डेवलपमेंट। हमारी जो भी क्या नाम है, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो इंडिया ने क्या किया, इस तरह के सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया, इम्फेसिस किया। मोस्ट डेवलप्ड नेशन सोल्स एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशन थे, कंट्रीज़ हमारी थी, वो क्या थी, वो शो करती थी हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की एग्जिस्टेंस को। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो डेवलप कंट्री है, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, वहीं पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है। जो डेवलपिंग है, जो अंडर डेवलप्ड है, वो सब जगहों पे जो है हमारा अभी ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं इतनी है, ठीक है, या पाई नहीं जाती। फिर आता है हमारा ओनरशिप पे। ठीक है, ओनरशिप पे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ को यहाँ क्लासिफाइड किया गया है, पहला किस पे, प्राइवेट सेक्टर्स पे। प्राइवेटली ओन इंडस्ट्री, ठीक है, पूरी तरीके से खुद का होना, मीन इट इज़ ओन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। या तो फिर ये किसी एक इंडिविजुअल की इंडस्ट्री होगी या किसी ग्रुप ऑफ लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड। ये सब जो है वो किसी सिंगल पर्सन के द्वारा ओन किए गए हैं या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा किए गए हैं। देन आता है पब्लिक सेक्टर और स्टेट ओन, मीन्स कि जो गवर्नमेंट के द्वारा और एक पब्लिक सेक्टर के द्वारा और एक स्टेट ओन के द्वारा, मीन्स उसका जो मालिक होगा वो कौन होगा, या तो पब्लिक सेक्टर का कोई होगा या फिर हमारे स्टेट के द्वारा ओन किया गया होगा, स्टेट का होगा। स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मीन इट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। दोनों ही अगर है तो ये दोनों जो सेक्टर की इंडस्ट्री होगी, उसका मतलब है कि उसका मालिक और उसको चलाने वाला किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार ही उसका सारा चीज़ें देखेगी, वही मालिक है, वही सारी ऑपरेशन करती है। मीन्स कि सारे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, जो हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं लिमिटेड, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारे जो हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, देन आता है थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। तीसरा हमारा क्या होता है, जॉइंट सेक्टर्स, अ पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट एंड एन इंडिविजुअल। किसी स्टेट और किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा पार्टनरशिप किया जाए और किसी इंडस्ट्रीज को सेट किया जाए तो उसको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आर महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, मारुति उद्योग,
एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। ये तीनों जो हैं हमारे क्या हैं, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के द्वारा स्टेट के साथ मिलकर के क्या किया है, इसको पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है। तो ये हमारे जॉइंट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री आती है। देन आता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर्स। दिस सेक्टर वाज फॉर्म फ्रॉम द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रिलेटेड इंडस्ट्री। ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होते हैं उनको बनाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर एडवांसमेंट लाएं और ज़्यादा उसको एडवांस बनाएं और उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एडवांस करें। इन दिस सेक्टर द इंडस्ट्री इज़ ओन एंड ऑपरेटेड। इस सेक्टर के अंदर क्या होता है, जो भी उद्योग होते हैं वो उनके जो मालिक और जो इनको चलाता है, ऑपरेट किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर। वो जो भी हमारे सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं या जो सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, वो ही इसके ओनर भी होते हैं या ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेट करते हैं। जो भी वहाँ के प्रोड्यूसर होंगे या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल होंगे या फिर वर्कर या फिर बोथ होंगे, ठीक है। एंड द स्टेट फैसिलिटेट देम, और ये हमारी स्टेट फैसिलिटेट करती है। पर इसके जो ओनर और ऑपरेटर होते हैं वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो सकते हैं या वर्कर हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसको स्टेट फैसिलिटेट करती है इस सेक्टर्स को। एग्जांपल अमूल डेयरी, आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर जब हम समझ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सुधा डेयरी है ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे कोऑपरेटिव वेंचर की, ठीक है। सहकारी उद्यम की, व्यापार की जो है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस वेंचर है, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को अफेक्ट डालती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मौजूदगी, लैंड का मौजूदगी, वाटर का, लेबर का, पावर का, कैपिटल का, ट्रांसपोर्ट का, एंड मार्केट आर द फैक्टर। ये सारे हमारे फैक्टर हैं। मार्केट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, वो ऐसा जगह जहाँ पे हमारे सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, इजीली ज़मीन हो, पानी हो, लेबर्स मिल जाएं इजीली चीप वाले, पावर मिल जाए, बिजली अच्छे से हो, कैपिटल अच्छा हो, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाला हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो, आसपास हो, मार्केट हो अच्छा खासा। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं किसी भी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे। और जो मार्केट होता है ये सबसे ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। अगर जब किसी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो लीड करता है डेवलपमेंट और ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ को लीड करता है किसी भी टाउन, किसी भी शहर और सिटी, मीन्स कि किसी भी टाउन और सिटी के अंदर प्रोत्साहित करता है और ज़्यादा कि वो डेवलपमेंट करे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो। Before setting up of any industries, proper assessment is done by authorities and then it is permitted. किसी भी इंडस्ट्री को जब सेटअप किया जाता है, लगाया जाता है, तो प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, तब उसके बाद उसको वहाँ पे मंजूरी मिलती है, ठीक है, उनको परमिशन दिया जाता है, तब जा कर के कोई भी इंडस्ट्री सेट होती है। मीन्स कि प्रॉपर असेसमेंट, वहाँ पे सब चीज़ें देखी जाती हैं कि रॉ मटेरियल अच्छे से मिल रहा है, लेबर मिल रही है कि नहीं, कम पैसे में, पावर, कैपिटल, मार्केट, लैंड, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें को असेस करने के बाद, देखने के बाद, तब अथॉरिटी के द्वारा उनको परमिशन मिलता है, तभी कोई इंडस्ट्री सेट होती है। इंडस्ट्रीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर सी पोर्ट्स एंड कोल माइन और इन टेम्परेट एरिया। इंडस्ट्रीज जो होता है वो यूजुअली कहाँ लोकेटेड होता है, सी पोर्ट्स पर, ठीक है, जहाँ पे इजीली सी के किनारे पे होता है ताकि इजीली आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी रख सको, सारे पानी, ज़मीन, बिजली, सारी सुविधा आपको अच्छा खासा मिल जाए। और जो कोल माइन होती है, मीन्स कोयले की खदानें जो होती हैं, वो ज़्यादातर टेम्परेट एरिया में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इंसेंटिव्स मीन्स प्रोत्साहन लाइक सब्सिडीज, पावर,
लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इंडस्ट्री। मतलब अच्छे खासा प्रोत्साहन देना सब्सिडी पावर के द्वारा, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज़ को। लोकेटेड इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द रीजन मीन्स कि उन जगहों पे जाकर के अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं जो अभी बैकवर्ड है कंट्री के अंदर, मतलब अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, उन जगहों पे जाकर के अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। When many industries are located close by place become an industrial region। कोई भी इंडस्ट्री जो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जब कभी बहुत सारी इंडस्ट्री जो होगी वो लोकेट करेगी जो क्लोज होगा उस प्लेस के, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाने लगेगा। देन आता है हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल का सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करो, इनपुट लगाओ, प्रोसेस करो, देन उसके बाद क्या आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, द इनपुट इंक्लूड्स, इनपुट क्या इंक्लूड्स करता है, हमारे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट को, पावर को, बिजली को, और जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स उसको रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे आउटपुट को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, इनपुट करता है। प्रोसेस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है हमारा, एक बड़े रेंज में एक्टिविटीज़ को, जैसे कि गिनिंग करना, स्पिनिंग करना, वीविंग करना, डाइंग करना या प्रिंटिंग करना। ठीक है, मीन्स ओटाई, कटाई, बुनाई, ठीक है, या फिर रंगाई करना या मुद्रण करना। ठीक है, ये सारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। द आउटपुट इंक्लूड्स द एंड प्रोडक्ट विच आर सोल्ड टू बाय। जो भी हमारा आउटपुट हमें मिलता है वो इंक्लूड करता है हमारे तैयार माल को, एंड प्रोडक्ट्स को, जो कि हम बेच देते हैं बायर्स को। इंडस्ट्रियल सेटअप ऑल्सो डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल विल। मीन्स कि इंडस्ट्रियल जो हम सेट करते हैं, इंडस्ट्रीज जो हम सेट करते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उस जगह पर कैसा पॉलिटिकल विल है। देन आता है इंडस्ट्रियल रीजन। मीन्स कि इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स आर फॉर्म व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। मीन्स कि वो इंडस्ट्री रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन्स जो कि फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, क्लोज होते हैं आपस में, ईच अदर एंड शेयर, और साथ साथ वो क्या करते हैं, क्लोजनेस होने की वजह से कुछ बेनिफिट्स को भी वो शेयर करते हैं। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो वहीं पे बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आर लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं उनको कहाँ पर लोकेट किया जाता है, कहाँ पे सेट किया जाता है, हमारे टेम्परेट एरिया के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर ये टेम्परेट एरिया के अंदर किया जाता है, या फिर नियर सी पोर्ट्स मीन समुद्री बंदरगाह के पास, या फिर नियर कोल फील्ड, जहाँ पे हमारी कोयले की खदानें होती हैं, मैदान होता है, फील्ड होता है, वहाँ पे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन जो बहुत मेजर हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो क्या क्या हैं, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। इन इंडिया इंडस्ट्रियल रीजन आर द फॉलोइंग। हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, मुंबई के अंदर क्या है, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर के अंदर तमिलनाडु क्लस्टर, हुलगी रीजन, अहमदाबाद में बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर में हमारे क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गंटर बेल्ट, कोलम में तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो ये सब हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं। फिर इंडस्ट्रियल रीजन डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ कंट्री टू। इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे, साथ साथ कंट्री के भी, कि वो कितना ज़्यादा एडवांस है, डेवलप है इस पे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर ऑल्सो बीइंग सेटअप नाउ। इंडस्ट्रियल के अंदर जो कॉरिडोर्स होते हैं वो भी आज अब सेटअप हो रहे हैं कंट्री के द्वारा, ताकि वो यूटिलाइज़ कर सके मैक्सिमम पोटेंशियल, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोटेंशियल यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ सच एग्जांपल। इंडिया और चाइना का जो कॉरिडोर है वो एक ऐसा एग्जांपल है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी क्वेरीज होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।